थोड़े समय पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकियां दी थी कि अगर डी डॉलराइजेशन किया तो हर ब्रिक्स देश के ऊपर वो टैरिफ लगा देंगे। हालांकि भारत ने उसके बाद कह दिया था कि हम डी डॉलराइजेशन नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाए गए। तो भारत ने भी अब ठान लिया है कि हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो अमेरिका की ग्लोबल हेजीमनी डॉलर की वजह से है, उसको अब भारत चैलेंज करने जा रहा है, जहां पर भारत अब जितने भी की ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके साथ में रूपी के अंदर सेटलमेंट करेगा। साथ में इस मुहिम के अंदर केवल भारत सरकार नहीं बल्कि भारत की आरबीआई भी जुड़ चुकी है और कुछ नए डेवलपमेंट, कुछ नई पॉलिसीज आरबीआई द्वारा लेके आई गई है ताकि ग्लोबल लेवल पे सेटलमेंट रूपी के अंदर हो सके। और इसी रूपी के सेटलमेंट को और बढ़ाने के लिए यूपीआई पेमेंट को प्रमोट किया जा रहा है ग्लोबल लेवल पे। और आप लोगों ने न्यूज़ सुन भी ली होगी कि जापान के साथ में यूपीआई को लेके हम लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया है, यानी कि अब जापान के अंदर भी यूपीआई होगा और रूपी का प्रयोग जो है वो हो पाएगा। क्लियरली अब डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है भारत, और भारत अपने साथ अकेला नहीं चल रहा बल्कि अपने सारे ट्रेड पार्टनर्स को लेके चल रहा है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है, भारत ये क्यों कर रहा है, अमेरिका के अलावा और क्या क्या एंगल यहाँ पर हैं, हर एक चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। दो मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं बेसिकली। सबसे पहले तो हम हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जितने भी ट्रेड पार्टनर्स वाले नेशंस हैं उनके साथ में रूपी के अंदर व्यापार करेंगे, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत की आरबीआई अब अलग अलग देशों के एक्सचेंज रेट निकालेगी। आप लोगों को ये बात सुन के थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, चीज़ें समझती नहीं आ रही होगी कि अगर एक्सचेंज रेट निकाल भी दिया तो क्या, और अभी तक एक्सचेंज रेट नहीं निकलता था क्या, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो क्लियरली बताता हूँ। देखो आपको मैं, देखो अगर इंडिया के अंदर मान लो कोई एक व्यापारी है जो यूएई में सामान एक्सपोर्ट करता है या यूएई के साथ में व्यापार करता है, ऐसी कंडीशन में भारत के व्यापारी की जेब में क्या है, रुपया। वहीं इस रुपये को डायरेक्टली यूएई का व्यापारी थोड़ी लेगा, उसको थोड़ी पता कि रूपी से यूएई के अंदर जो दिरहम करेंसी चलती है उसमें एक्सचेंज रेट क्या है, क्योंकि इस एक्सचेंज रेट के डाटा बाहर आते ही नहीं है। आरबीआई जो डाटा निकालती है बेसिकली वो यूरो, येन, पाउंड और डॉलर के होते हैं। ऐसी कंडीशन में रूपी को पहले डॉलर में कन्वर्ट कराया जाता है, हम फिर ये डॉलर देते हैं यूएई के व्यापारी को। अब ऑब्वियसली यूएई के व्यापारी के जेब में जो डॉलर आ गया वो डॉलर उसके मार्केट में सीधा नहीं चलेगा, उसको दिरहम के अंदर कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो वो फिर दिरहम के अंदर कन्वर्ट कराता है। ऐसी कंडीशन में पूरा व्यापार जो मध्यस्थ होता है वो डॉलर से होता है। इसके अंदर तीन मेजर दिक्कत है। पहला, डिपेंडेंसी यूएस पे आ गई। अगर यूएस कहते कि हम हमारे डॉलर को प्रयोग नहीं करने देंगे तो किसी भी देश का व्यापार रुक सकता है, जैसे रशिया के केस में हुआ। दूसरा, रूपी से डॉलर और डॉलर से दिरहम को कन्वर्ट कराने में एक्सचेंज रेट के चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से व्यापार और महंगा हो जाता है। और व्यापार के महंगे होने की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। ऐसी कंडीशन में आरबीआई का कहना यह है कि क्यों ना हम डॉलर को यहाँ से हटाई दें, डी डॉलराइजेशन कर दें, या कहूँ रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन कर दें, जहाँ पर भारत के जितने भी की ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जैसे यूएई है, इंडोनेशिया है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका, मॉरिशियस है, इन देशों के साथ में हम डायरेक्ट व्यापार अपनी लोकल करेंसी में करें। बट इशू क्या है कि डॉलर, यूरो, येन और पाउंड के अंदर ही हम डाटा रिलीज करते हैं, पर ये डाटा रिलीज करता कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई क्यों ना ऐसा करे कि इन देशों की करेंसी के डाटा भी रिलीज करे, ताकि हम डायरेक्टली इन करेंसी के अंदर ही एक्सचेंज कराकर व्यापार कर सकें। यानी कि भारत का व्यापारी रूपी से डॉलर में एक्सचेंज नहीं कराएगा बल्कि रूपी से डायरेक्ट दिरहम के अंदर एक्सचेंज करा के सामने वाले व्यापारी को दे देगा। इवन जिन देशों के साथ में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, जैसे 14 से ज़्यादा देश यहाँ पर हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई जैसे देश तो हैं ही, साथ में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी हम लोगों ने कई सारे देशों के साथ में किया हुआ, कुछ देशों के साथ में हम लोग नेगोशिएशन भी कर रहे हैं। तो हम इन देशों के साथ में क्या करना चाहते हैं, इन देशों को कहेंगे कि भाई आप भारत के साथ में अगर व्यापार करना चाहते हो
तो हम व्यापार लोकल करेंसी में करेंगे, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी हमारी डॉलर के ऊपर नहीं रहेगी और भविष्य के अंदर व्यापार जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और इस मुहिम के अंदर आरबीआई के द्वारा शुरुआत में रूपी से दिरहम यानी कि यूएई की करेंसी के अंदर डायरेक्ट एक्सचेंज रेट के डाटा निकाले जाएंगे और दूसरी तरफ इंडोनेशिया का रुपया से हम डायरेक्ट एक्सचेंज रेट के डाटा निकालेंगे, ताकि इंडोनेशिया और यूएई से हमारा जो बढ़ता व्यापार है उसको हम डायरेक्ट एक्सचेंज करा सकें। साथ ही में एक और बड़ा डेवलपमेंट रूपी को प्रमोट करने के लिए ये भी हो रहा है कि जापान के साथ में और भी कई सारे देशों के साथ में हम लोग डायरेक्ट एग्रीमेंट कर चुके हैं, जहाँ पर इन देशों के अंदर अब यूपीआई का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप कहोगे पर हम लोगों को डॉलर को हटाना क्यों, हम लोगों को रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन करना क्यों है? तो देखो बात कुछ ऐसी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास में डॉलर एक बहुत ही बड़ा हथियार है जिसका वो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करता है। मान लो रशिया का केस, रशिया ने व्यापार किया, रशिया ने व्यापार के साथ में वॉर किया। वॉर जब हुआ तो उसके बाद में यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। इन सैंक्शंस के अंदर यूएस ने रशिया को क्या कहा कि आप हमारा डॉलर यूज़ नहीं कर सकते, तो रशिया का व्यापार लगभग थम सा गया। अगर आप रशिया के व्यापार से इस बात को नहीं समझ पा रहे तो आप ईरान के केस से समझो। रशिया तो फिर भी ग्लोबल सुपर पावर है, ईरान जैसी मिडिल इनकम कंट्री का क्या हुआ? तो देखो ईरान के साथ में जब न्यूक्लियर डील ईरान साइन नहीं कर रहा था तो उस समय पर ईरान पे प्रेशर डालने के लिए ईरान पे भी इसी तरीके के सैंक्शंस लगाए गए, जिसकी वजह से ईरान के पास में ह्यूज ऑयल रिजर्व होने के बावजूद भी ईरान उन ऑयल को बेच नहीं पाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ईरान के पास में व्यापार करने के लिए कुछ बचा नहीं है। भारत के साथ में ये लोकल करेंसी में व्यापार करता तो है, पर यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड सरप्लस भारत के फेवर में ही रहता है। अब इनके पास में बेसिक अनाज को लेने के पैसे भी नहीं बचे हैं, क्योंकि ये लोग डॉलर का उपयोग कर नहीं सकते और दूसरी करेंसी जो है वो इन्होंने शुरुआत में प्रमोट की नहीं थी। तो ये नुकसान अधिकतर होता है। इवन देखो यूएस के ने टैरिफ लगाए तो इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अभी आप देखोगे तो कई सारे देश टैरिफ लगा रहे हैं, भारत के टैरिफ भी बहुत हाई हैं, चाइना भी टैरिफ लगाता है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका ने टैरिफ लगा दी है तो पूरे ग्लोबल मार्केट में इतना हो हल्ला क्यों हो गया? कभी सोचा इस बात? अगर इस बात को बहुत ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली यूएस का जो मार्केट एक्सेस है वो हर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस के मार्केट से डायरेक्टली डॉलर मिलता है जो कि हर देश को चाहिए। अगर हम जापान से व्यापार करेंगे तो हो सकता है हमको जापानीज करेंसी मिल जाए, पर यूएस के व्यापार में डॉलर ही प्राप्त होता है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हर देश व्यापार करना चाहता है, और जब अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो पूरे ग्लोबल मार्केट में बड़ा हो हल्ला हो गया। इवन यहाँ पर एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर हम लोग डॉलर को हटा देते हैं तो उसकी वजह से जो बीच में एक्सचेंज रेट के चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं वो कम लगेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल इंटरनेशनल व्यापार सस्ता हो पाएगा। इवन भारत इसलिए भी ये स्टेप उठा रहा है क्योंकि 2047 तक हम चाहते हैं कि हम भारत को एक विकसित भारत का बनाएं, और जब भारत विकसित भारत होगा तो उसके अंदर एटलीस्ट इतना तो हो कि हमारी करेंसी बहुत स्टेबल हो और साथ में ग्लोबल लेवल पे व्यापार इंडियन करेंसी के अंदर हो। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा ये बड़े डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी भारत क्लियरली डी डॉलराइजेशन करके इस तरीके की चीज़ें कर रहा था, बट उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टैरिफ की धमकी दी थी। तब भारत ने कहा था कि डी डॉलराइजेशन हमारा एजेंडा नहीं है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। जबकि ब्रिक्स के बाकी सारे देश ब्राज़ील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका लगातार डी डॉलराइजेशन की बात करते आए हैं। अब भारत ये कह रहा है कि हम डी डॉलराइजेशन नहीं करेंगे, हम तो रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर वर्ड का बहुत ध्यान से प्रयोग किया गया है ताकि यहाँ पर शुरुआत में डॉलर की हेजीमनी को डायरेक्ट चैलेंज करता हुआ ना दिखाया जाए। बट ये जो कहानी है ये इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। आप सोच रहे होगे कि भारत जो है वो डायरेक्ट एक्सचेंज रेट लेके आ जाएगा, उसके बाद में सारी कहानी ईजी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कुछ चैलेंजेस भी हैं जो भारत को यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे अगर हम रूपी का इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि रूपी जो है वो एक काफ़ी वीक करेंसी है ग्लोबल लेवल पे। आप क्लियरली देख सकते हो डॉलर के मुकाबले जो रूपी है वो लगभग 88 पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रूपी की गिरती वैल्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे हम लोगों ने भरसक प्रयास किए, बट उसके बावजूद भी ग्लोबल फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस जो होते हैं अप्रैल 2022 तक
अकॉर्डिंग टू द ट्रिलिनियल सेंट्रल बैंक सर्वे 88% डॉलर में होते हैं। ग्लोबल लेवल का जितना भी ट्रांजैक्शन होता है 47% तक डॉलर में होता है अभी के समय पे। तो ऐसी कंडीशन में डॉलर को यहाँ पर अचानक से चेंज कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये भी है कि ग्लोबल लेवल पे अगर मैं टॉप मोस्ट पावरफुल करेंसीज़ की बात करूं, सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसीज़ की बात करूं, तो टॉप 10 और टॉप 20 करेंसीज़ के अंदर भी रुपी नहीं आता। ऐसी कंडीशन में रुपी को एक इंटरनेशनल करेंसी को बना पाना एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क भारत के सामने रहेगा तो सही, बट ऐसा नहीं है कि भारत ने आज तक सारे चैलेंजेस जो हैं वो पूरे ही नहीं किए हों। जितने भी चैलेंजेस भारत के सामने अभी तक आए हैं, हम लोगों ने उनको बहुत ही बखूबी तरीके से पूरा किया है और इन चैलेंजेस के अंदर जो ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे बेहतर रूप से उभर के आए हैं। रिसेंटली आईएमएफ की चीफ भारत के लिए कहती है कि भारत की जो रिफॉर्म्स हैं उसको देखने के बाद हम लोग तो अभी तक यही सोचते थे कि इस तरीके के रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, पर क्लियरली भारत ने मुझे और बाकी सारे क्रिटिक को गलत ठहरा दिया है और ये बता दिया है कि भारत कोई भी रिफॉर्म करने में सक्षम है। और वही चीज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हो आने वाले समय में। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।